हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स से। मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहला टॉपिक जो आता है दैट इज द क्लासिकल थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो जब हम क्लासिकल थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को पढ़ेंगे तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो आपका क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट है उसके बारे में। ये क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट में हमारे पास मेजर जो प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट हैं कौन कौन से हैं उन सबका आपको नाम पता होना चाहिए। कुछ कुछ के आपको नाम पता होने चाहिए कि ये जो है ये पर्टिकुलर क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं। नंबर टू, हमें पता होना चाहिए कि इनकी फिलॉसफी क्या है, ये किन प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करते हैं, इनका जो पूरा मॉडल है, जो पूरी थियरी है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की हो गई, या आगे हम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का टॉपिक पढ़ेंगे क्लासिकल थियरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो किन प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस करते हैं। तो हमें ये सब पता होना चाहिए। और साथ ही जब हमारी क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों के लिए एक होम असाइनमेंट है। आप लोगों को ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, शो दैट फुल एम्प्लॉयमेंट इज द लॉजिकल कंक्लूजन ऑफ द क्लासिकल मैक्रो मॉडल। ये क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करना है क्लास खत्म होने के बाद। ये क्वेश्चन यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के पेपर में आया है, तो आप लोग ट्राई करिए क्लास के बाद इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। नंबर वन। नंबर टू, आप लोगों के साथ एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में शेयर करूंगी। आपको उसका लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति पे मिल जाएगा, तो आप उसको भी अटेम्प्ट करिए सो दैट आपको पता चले कि क्या आपको ये टॉपिक समझ आ रहे हैं। और अगर आपको ये टॉपिक्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। और अभी तक वैसे भी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आई रिक्वेस्ट कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको टाइमली अपडेट्स मिलते रहें। एंड दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी, आप पॉज करके देख सकते हैं। अब क्लासिकल्स को स्टार्ट करते हैं। जब हम क्लासिकल्स के बारे में बात करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, क्लासिकल्स में ये जो इकोनॉमी है, क्लासिकल इकोनॉमी, इसका जो मेजर टाइम फ्रेम था वो कब से कब तक था, 1770 से लेकर 1930 तक। 1930s में किनीशियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स आया, जिसकी वजह से क्या हुआ, क्लासिकल रिडंडेंट हो गया। उस टाइम पे किनीशियन ने क्या किया, कीन्स ने उन्होंने बोला कि ये पर्टिकुलर शॉर्टकमिंग्स थी क्लासिकल्स में, जिसकी वजह से किनेशियन फ्रेमवर्क उस टाइम के अंदर हमें डेवलप होता हुआ दिखाई दिया। बट इट डजंट मीन कि आज के टाइम पे क्लासिकल्स का कोई भी रेलिवेंस नहीं है। जो क्लासिकल है, आप लोगों को फर्दर आने वाले क्लासेस में मिलेगा कि क्लासिकल्स में भी हमें न्यू क्लासिकल्स मिलेंगे, न्यू क्लासिकल्स मिलेंगे जिन्होंने बेसिक आइडिया यहीं से उठाया है। ठीक है, तो क्लासिकल्स का जो टाइम फ्रेम है वो कब से कब तक है, 1770 से 1930 तक। अब क्लासिकल जब भी बात करते हैं दे टॉक अबाउट द सप्लाई साइड थियरी। इनकी जो थियरी है वो सप्लाई साइड है। आपको पता है इकोनॉमिक्स में हम डिमांड और सप्लाई के बारे में बात करते हैं। तो डिमांड और सप्लाई के बारे में हम बात करते हैं, लेकिन क्लासिकल्स का जो मेजर एम्फोसिस है वो कहाँ पे है, दैट इज ऑन द सप्लाई साइड। जब भी आप क्लासिकल्स पढ़ें तो याद रखना क्लासिकल इकोनॉमिक्स, क्लासिकल की थियरी क्या है, इट इज अ सप्लाई साइड थियरी। नंबर थ्री, अगर हम यहाँ पे क्लासिकल्स के बारे में बात करें, क्लासिकल्स क्या बोलते हैं कि जब भी प्रोडक्शन होता है उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली इकोनॉमी के अंदर क्रिएट हो जाएगी। तो क्लासिकल्स बोलते हैं, यहाँ पे जेबी से का एक लॉ है, ये आपको पता होना चाहिए, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेज लॉ। यहाँ पे क्लासिकल्स क्या बोलते हैं कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड का मतलब क्या है कि जितना भी प्रोडक्शन होगा वो अल्टीमेटली सोल्ड आउट हो जाएगा, उसकी अल्टीमेटली इकोनॉमी के अंदर डिमांड क्रिएट हो जाएगी। जैसे अगर मैं आपको समझाऊं तो लेट से आप लोगों ने मार्केट के अंदर, आप लोगों ने क्या किया, प्रोडक्शन की 100 पेन की, तो ये आपका क्या हो गया, ये सप्लाई हो गया। टोटल सप्लाई इकोनॉमी के अंदर लेट से 100 पेन है। तो क्लासिकल्स बोलते हैं कि इन 100 पेन के लिए ऑटोमेटिकली कुछ लोग क्या करेंगे, डिमांड क्रिएट करेंगे, सो दैट जो 100 पेन है, 100 के 100 क्या आएगी मार्केट के अंदर डिमांड, जितना प्रोडक्शन हुआ उतना क्या हो जाएगा, उतनी सेल भी हो जाएगी। अब यहाँ पे क्लासिकल्स ये भी बोलते हैं कि अगर 100 पेन को प्रोड्यूस करने के लिए लेट से हमें 10 लोग लगे थे, ठीक है, 10 लोगों ने लेट से 100 पेन बनाए, दो और लोग काम करने आ जाते हैं। जब दो और लोग काम करने आएंगे इसका मतलब इंप्लॉयमेंट इंक्रीज की, 10 से 12 लोग आ गए। ठीक है, जब लेबर सप्लाई इंक्रीज होगी तो यहाँ पे क्या था, 10 के 10 लोग जब काम करने के लिए आए थे उन सबको काम मिल गया। तो इस स्टेज पे भी क्या था, इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट था। तो क्लासिकल्स बोलते हैं अगर 10 की जगह 12 लोग भी काम करने आ रहे हैं उनको भी काम मिलेगा इकोनॉमी में। ठीक है, 12 लोगों को भी क्या मिलेगा, इकोनॉमी में काम मिलेगा एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट।
जो एग्जिस्ट कर रहा है वेज रेट, उसके अंदर 12 के 12 लोगों को भी काम मिलेगा, तो इकोनॉमी में क्या होगा, इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट का सिनेरियो हमें देखने को मिलेगा। और 12 लोग अगर आएंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। लेट से 120 पेन बनते हैं, जब 120 पेन बना रहे हैं 12 लोग आके, तो इसका मतलब अब यहाँ पे जो डिमांड है वो मार्केट में क्या होगी, डिमांड भी 120 पेन के लिए होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, हमने देखा सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। ये कौन बोलते हैं, ये क्लासिकल्स बोलते हैं। नंबर 4, अगर हम क्लासिकल्स के बारे में बात करें तो क्लासिकल्स क्या बोलते हैं, लेजर्स फेयर पॉलिसी। क्या बोलते हैं क्लासिकल, दे टॉक अबाउट द लेजर्स फेयर पॉलिसी। तो लेजर फेयर पॉलिसी में क्लासिकल्स ने क्या बोला कि यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए, कि जितनी भी मार्केट है वो कैसे काम करेगी, वो अपने आप से काम करती है, डिमांड और सप्लाई ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाती है, फुल एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की बात होती भी है तो काफी जगह आप पढ़ेंगे मिनिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ठीक है, तो वहां पे जो मार्केट है उसको रेगुलेट करने के लिए क्लासिकल्स बोलते हैं वो मार्केट फोर्सेस पे आप छोड़ दीजिए। ठीक है, इट इज नॉट द वर्क ऑफ गवर्नमेंट कि आपको वहां पे मार्केट फोर्सेस की जगह आपको काम करना है, गवर्नमेंट को काम करने की जरूरत नहीं है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल्स। अब नंबर 5, अगर हम क्लासिकल्स के बारे में बात करें, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और सेविंग के बारे में बात होती है, जो मैं आपके साथ कल की क्लास में डिस्कस करूंगी। ठीक है, अभी एक लाइन में आप समझ लीजिए। इन्वेस्टमेंट और सेविंग के लिए क्लासिकल्स क्या बोलते हैं, क्लासिकल्स बोलते हैं कि जब भी हम इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स के बारे में बात करते हैं, जहां पे आपका इन्वेस्टमेंट और सेविंग इंटरसेक्ट करेगा, वहां पे हमें इकोनॉमी के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें उस पॉइंट पे मिलेगा जहां पे आपकी सेविंग कर्व अलोंग विद इन्वेस्टमेंट कर्व को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी ईच अदर। ठीक है, नंबर 6 जो बहुत इंपॉर्टेंट एजम्पशन में आता है क्लासिकल्स की, दैट इज द फ्लेक्सिबल प्राइसेस एंड वेजेस। क्लासिकल बोलते हैं कि जब भी मार्केट के अंदर, चाहे लेबर मार्केट हो चाहे आपका गुड्स मार्केट हो, दोनों में से कहीं पे भी डिस इक्विलिब्रियम आता है, चाहे आपका लेबर मार्केट चाहे आपका गुड मार्केट के अंदर डिस इक्विलिब्रियम आएगा, उस समय क्या होगा, आपकी वेजेस और प्राइसेस अपने आप को एडजस्ट करेंगे सो दैट इस डिस इक्विलिब्रियम को इकोनॉमी से इरेडिकेट कर सके। ठीक है, तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि जो आपके प्राइसेस है, जो आपकी वेजेस हैं, ठीक है, वो फ्लेक्सिबल है। अगर डिसइक्विलिब्रियम आएगा तो वहां पे क्या होगा, वहां पे वेजेस और प्राइसेस एडजस्ट करेंगे। ठीक है, सो दैट हम वापिस से जितना भी प्रोडक्शन करें वो कहाँ पे करें, एट द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है, कोई भी डिसइक्विलिब्रियम आता है सप्लाई एंड डिमांड में, वो ऑटोमेटिकली करेक्टेड हो जाएगा थ्रू दीज एडजस्टमेंट। ठीक है, इस लाइन को लिख लेना, एनी disequilibrium in supply and demand is corrected through these adjustments। अब ये जो हम लोगों ने पॉइंट्स पढ़े, ठीक है, जो अभी मैंने आपके साथ 6 पॉइंट डिस्कस किए, इसी के बेसिस पे हम क्लासिकल थियोरी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो अब मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये 6 के 6 पॉइंट्स क्लियर हैं, लेकिन फिर भी कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अभी तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो इकोनॉमिक्स विद दीप्ति टेलीग्राम चैनल का नाम भी है, आप उसको जाके भी ज्वाइन करिए। अब यहाँ पे जब हम क्लासिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं, आपको ये सब क्लियर हो गया। अब आपको कुछ क्लासिकल्स के नाम पता होने चाहिए। ठीक है, कुछ क्लासिकल्स के नाम मैं आपके साथ शेयर करूंगी, उसके बाद हम थ्योरी पे आएंगे। ठीक है, मेजर जो क्लासिकल्स है, आप लोगों ने एडम स्मिथ का नाम सुना हुआ है। एडम स्मिथ की एक बुक है, फेमस बुक है, उसका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, और एडम स्मिथ को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये भी आपको पता होना चाहिए। एडम स्मिथ के अलावा हमें फिशर का नाम पता है, रिकार्डो रिकार्डो की हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी थियरी पढ़ी थी। फिर माल्थस माल्थस की भी थियरी हम लोगों ने पढ़ी है। जब हम लोग वो पॉपुलेशन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो मैंने आपके साथ माल्थस की भी थियरी पढ़ाई थी आप लोगों को। फिर जेएस मिल का नाम आता है, जेबी से का नाम आता है। ये कुछ प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट है जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको कोई और इकोनॉमिस्ट पता है उनके बारे में भी आप याद रखें। तो क्लासिकल मॉडल शुरू करते हैं। देखिए, क्लासिकल थियरी के बारे में अगर हम बात करें या क्लासिकल मॉडल के बारे में हम बात करें,
तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं सप्लाई साइड के बारे में। हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो एम्फोसिस है वो किस पे दिया जा रहा है, एम्फोसिस दिया जा रहा है प्रोडक्शन के ऊपर। एम्फोसिस किस पे है, प्रोडक्शन के ऊपर, डिमांड के ऊपर प्रोडक्शन एम्फोसिस नहीं है। क्लासिकल्स बोलते हैं कि डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, मार्केट के अंदर क्रिएट हो जाएगी, लोगों के पास इतना पैसा आ जाएगा कि वो पर्टिकुलरली डिमांड क्रिएट कर सके। तो यहाँ पे सप्लाई साइड में हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोडक्शन। तो क्लासिकल्स ने बोला कि जो उनकी थियोरी है दैट इज बेस्ड ऑन सप्लाई साइड। अब यहाँ पे जब हम क्लासिकल्स के बारे में बात करते हैं तो हमने प्रिंसिपल्स में क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि यहाँ पे लेजिस फेयर इकोनॉमी के अंदर बात होती है। तो क्लासिकल जो है वो बिलीव करते हैं कि इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी देयर वॉज ऑलवेज अ टेंडेंसी टूवर्ड्स फुल एम्प्लॉयमेंट। आप इसको लिख लीजिए, मैं आगे आपको स्लाइड में भी दिखाऊंगी। क्लासिकल इकोनॉमीज बिलीव दैट in a free market economy there was always a tendency toward full employment of labor and there was sufficient demand for the outproduce। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि जब हम क्लासिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोगों ने बोला कि हमेशा इकोनॉमी में क्या होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट होगा लेबर का, और ऑटोमेटिकली जितना भी प्रोडक्शन होगा, जितना भी सप्लाई होगा, उसके लिए ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिमांड क्रिएट हो जाएगी इकोनॉमी के अंदर। तो यहाँ पे ये है हमारा क्रक्स ऑफ द क्लासिकल थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इनकम, ठीक है, आपके पास सफिशिएंट इनकम है टू क्रिएट डिमांड इन द इकोनॉमी। अगर आप थियोरी का नाम ही देखेंगे, टाइटल देखेंगे, क्लासिकल थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, हमें यहाँ पे इनकम से क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट रहने वाला है, और बिकॉज फुल एम्प्लॉयमेंट है इकोनॉमी में तो लोगों के पास एनफ पैसा है, इनकम उतनी है कि वो क्रिएट कर सकेंगे डिमांड। ठीक है, तो इनकम से डिमांड को रिफ्लेक्शन हो रही है, और एम्प्लॉयमेंट की जितने भी लोग काम करने को विलिंग है एट द प्रिवेलिंग वेज रेट, उन सबको काम मिलेगा। तो दिस इज योर क्लासिकल थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो प्लीज रीड इट। द क्लासिकल थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इज अ फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स developed by classical economists like Adam Smith, David Ricardo, J. Smith, and later refined by economists such as J.B. Say and Alfred Marshall. This theory describes how income and employment levels are determined in a free market economy under the assumption of full employment. ठीक है, तो बेसिक समझ आया। अब देखिए, जब भी आपको ये थियोरी लिखनी है, आपको इंट्रो पार्ट देना है, देन एग्जाम्पशन देनी है, और एक्सप्लेनेशन देनी है थर्ड पार्ट में विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब एग्जाम्पशंस के बारे में बात करेंगे। एग्जाम्पशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो एग्जाम्पशंस पे आपका फोकस होना चाहिए। नंबर वन, हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, सेल्फ रेगुलेटिंग इकोनॉमी। थोड़ी देर पहले जब मैं आपके साथ प्रिंसिपल्स डिस्कस कर रही थी, मैंने आपके साथ लेजिस फेयर इकोनॉमी के बारे में डिस्कस किया। तो लेजिस फेयर में भी हम क्या बोल रहे हैं कि मार्केट फोर्सेस जो है वो इकोनॉमी को रेगुलेट कर रही है। अगर कोई भी डिस्टरबेंस आता है, कोई भी तरीके का डिसइक्विलिब्रियम हमें इकोनॉमी के अंदर देखने को मिलता है, तो वो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम उसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। नंबर वन, हम बोल रहे हैं क्लासिकल्स इज्यूम करते थे सेल्फ रेगुलेटिंग इकोनॉमी। सेल्फ रेगुलेटिंग इकोनॉमी का मतलब है कि अगर कोई भी डिसइक्विलिब्रियम आएगा तो वो क्या होगा, वो करेक्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जिसकी वजह से अल्टीमेटली हम लोग वापस से फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे पहुंच जाएंगे। नंबर टू इज द सेज लॉ ऑफ मार्केट। मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, सेज लॉ क्या बोलता है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। दिस मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स generate enough income to purchase them, leaving no room for prolonged general overproduction or underproduction. नंबर थ्री, हम लोगों ने देखा था फ्लेक्सिबल प्राइसेस एंड वेजेस। ठीक है, तो प्राइसेस एंड वेजेस एडजस्ट फ्रीली इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई, इंश्योरिंग मार्केट इक्विलिब्रियम। नंबर फोर, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। देखिए, ये परफेक्ट कंपटीशन वाला जो पॉइंट है, जब हम आगे लेबर डिमांड को डिटर्मिन करते हैं तो ये पॉइंट हमें हेल्प करेगा वहां पे। तो क्लासिकल्स में हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि मार्केट जो है वो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट क्या होती है, कमेंट बॉक्स में बताइए। मार्केट स्ट्रक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है, मार्केट्स आर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव विद नो मोनोपोलीज और रिस्ट्रिक्शन। नेक्स्ट पॉइंट में हम फुल एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करते हैं कि जितने भी लोग एग्जिस्टिंग प्रिवेलिंग वेज रेट के अंदर काम करने को विलिंग है, उन सबको काम मार्केट के अंदर मिलेगा।
तो ये बेसिक एग्जाम्पशन है जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। जब भी हम क्लासिकल मॉडल पढ़ेंगे तो हमें इन सब के बारे में पता होना चाहिए। आई होप आपको समझ आया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम अपना मॉडल स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन से स्टार्ट करेंगे। प्रोडक्शन फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे कि जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है, इसको ऐड कर लेना एग्जाम्पशन में। डिमिनिशिंग रिटर्न्स इन प्रोडक्शन फंक्शन, डिमिनिशिंग रिटर्न्स इन प्रोडक्शन फंक्शन। डिमिनिशिंग रिटर्न्स इन प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मतलब हुआ कि जब हम वेरिएबल फैक्टर को एम्प्लॉय कर रहे हैं, लेट से लेबर हमारा वेरिएबल फैक्टर है, तो जब हमने मोर लेबर को एम्प्लॉय किया तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो इंक्रीमेंटल जो एडिशनल हमारा आउटपुट है वो क्या होता है, वहां पे हमें डिक्रीज देखने को मिलता है। मैंने क्या लिखा है, इंक्रीमेंटल आउटपुट। इंक्रीमेंटल आउटपुट होता है जब मैं एक एक्स्ट्रा लेबर एम्प्लॉय कर रही हूँ, तो उस एक एक्स्ट्रा लेबर को एम्प्लॉय करने से मेरा आउटपुट में कितना इंक्रीज आया, तो इंक्रीमेंटल आउटपुट मेरा क्या होगा, डिक्रीज होगा। दैट इज व्हाट, दैट इज डिमिनिशिंग रिटर्न्स इन प्रोडक्शन फंक्शन। तो क्लासिकल्स एज्यूम कर रहे हैं कि उनका जो प्रोडक्शन फंक्शन है वहां पे क्या है, दैट शोज द डिमिनिशिंग रिटर्न्स। अब क्लासिकल्स ने बेसिकली ये एज्यूम क्यों किया, अब देखिए जब हम क्लासिकल्स के बारे में बात करते हैं तो क्लासिकल्स का टाइम जो है वो एग्रेरियन इकोनॉमी का टाइम है। वहां पे जो मेजर काम हो रहा है वो एग्रीकल्चर का हो रहा है, एग्रेरियन इकोनॉमी। और एग्रेरियन इकोनॉमी में लैंड जो है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। और लैंड या हम बोलेंगे नेचुरल रिसोर्सेज का, तो लैंड और नेचुरल रिसोर्सेज क्या है हमारे पास, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर भी थे उस टाइम पे, और इनका जो अवेलेबिलिटी है वो भी लिमिटेड है। अब लिमिटेड रिसोर्सेज है मेरे पास, चाहे वो लैंड हो चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हो, उसके ऊपर जब मैं ज्यादा लेबर लगाती जाऊंगी तो मुझे आउटपुट बहुत ज्यादा, जब एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जहां पे मेरा मेरे जो रिसोर्सेज है उनकी लिमिट थी, दैट इज द मैक्सिमम पॉइंट, उसके बाद मुझे प्रोडक्शन क्या होगा, मुझे बहुत ज्यादा प्रोडक्शन नहीं मिलेगा, एक बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा उन रिसोर्सेज के ऊपर। दैट्स वाई क्लासिकल्स के बारे में जब बात की जाती है तो वहां पे डिमिनिशिंग रिटर्न्स इन प्रोडक्शन फंक्शन पे बात होती है। तो क्लासिकल्स ने जब प्रोडक्शन फंक्शन एज्यूम किया तो यहाँ पे y इज इक्वल टू एफ एल, हम ये प्रोडक्शन फंक्शन एज्यूम करते हैं, ठीक है। काफी जगहों पे आपको y इज इक्वल टू एफ के एल टी भी देखने को मिलेगा, जहां पे k स्टैंड फॉर कैपिटल, l स्टैंड फॉर लेबर, t स्टैंड फॉर टेक्नोलॉजी। लेकिन हम लोग कौन सा प्रोडक्शन फंक्शन देखेंगे, हम लोग जो प्रोडक्शन फंक्शन देखेंगे दैट इज y इज इक्वल टू एफ एल। ये फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम इस प्रोडक्शन फंक्शन की तरह जाएंगे। अब यहाँ पे जब हम इस प्रोडक्शन फंक्शन को दिखाते हैं तो हमारा y इज इक्वल टू एफ एल, इस तरीके से प्रोडक्शन फंक्शन होगा। एक्स एक्सिस पे हमारा लेबर होता है, वाई एक्सिस पे हमारे पास होता है आउटपुट, या टीपी, टीपी स्टैंड फॉर टोटल प्रोडक्ट। लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ा है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, सेम डायग्राम्स हम यहाँ पे इस समय बना रहे हैं। अब यहाँ पे हमारा ये ओरिजिन से स्टार्ट करना, ठीक है, मेरी कर्व थोड़ी हिल गई। अब यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट के साइमल्टेनियसली हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व आएगी, जो हमारी क्या हो रही है, जो हमारी डिक्लाइनिंग कर्व है, नेगेटिव स्लोप है इसका। तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, और यहाँ पे क्या आएगा हमारा लेबर। तो अभी तक आपको ये समझ आ गया होगा कि हम लोग लेबर मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, लेबर मार्केट के बारे में। तो लेबर मार्केट के बारे में जब हम बात करेंगे तो लेबर मार्केट में हम दो चीजों पे बात करेंगे। नंबर वन इज द लेबर डिमांड एंड नंबर टू इज द लेबर सप्लाई। और हम अल्टीमेटली ये बोलने की कोशिश करेंगे कि जहां पे हमारा लेबर डिमांड और लेबर सप्लाई का इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे हमें क्या मिलता है, हमें लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिलता है, ठीक है। आपने थियोरी में नाम में देखा था क्लासिकल थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो वहां पे हम क्या बोल रहे हैं कि जहां पे लेबर डिमांड एंड लेबर सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करेगी वहां पे इंटरसेक्शन के पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा, हमें लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। क्या मिलेगा, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है, इसके करस्पॉन्डिंग वेज रेट, दैट इज योर इनकम, ठीक है। तो हमें इनकम और एम्प्लॉयमेंट को ही यहाँ पे डिटरमिन करना है। तो हम पहले लेबर डिमांड कर्व देखेंगे एंड देन लेबर सप्लाई कर्व। अब लेबर डिमांड कर्व के बारे में अगर हम बात करें, लेबर डिमांड कौन करेगा, लेबर डिमांड एम्प्लॉयर करेगा। जब एम्प्लॉयर लेबर डिमांड करेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको वेजेस देनी पड़ेगी।
तो लेबर डिमांड कर्व हमें क्या बताता है? लेबर आर एम्प्लॉयड एंड वेज रेट के बीच में रिलेशन। ये आप लोग इस वाली स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना। लेबर डिमांड कर्व हमें क्या बताता है? रिलेशन बताता है बिटवीन लेबर आर एम्प्लॉयड एंड वेज रेट that a firm is willing to pay, that a firm is willing to pay। ठीक है, अगर किसी को नहीं समझ आया आप इस तरीके से समझ सकते हैं। अगर मैं एक एम्प्लॉयर हूँ, ठीक है, मुझे क्या चाहिए? मुझे वर्कर चाहिए काम करने को। और मैं क्या कर रही हूँ? मैं ज्यूम कर रही हूँ कि लेट से मुझे 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 5 दिन के लिए लेबर चाहिए। 5 दिन के लिए मुझे कुछ लोगों को हायर करना है। तो 5 दिन के लिए अगर मुझे हायर करना है तो मैं बोल रही हूँ 5 दिन के लिए अगर कोई मेरे पास काम करेगा तो मैं 1000 रुपी पर डे उसको दूंगी। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला? 1000 रुपये पर डे दूंगी और दिन के मेरे पास 8 घंटे आपको काम करना पड़ेगा। 8 आवर अ डे अगर आप काम करेंगे तो उसके लिए मैं 1000 रुपये उन 8 घंटों के दूंगी। तो यहाँ पे क्या है? 1000 रुपये, ठीक है, दैट इज द वेज रेट। 1000 रुपये क्या हुआ? वेज रेट। एंड लेबर आवर दैट इज द 8 आवर। तो ये जो रिलेशनशिप है ये मेरा क्या है? इट इज लेबर डिमांड कर्व। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया? हमने क्लासिकल्स में एक एग्जाम्पशन ली थी परफेक्ट कंपटीशन की। तो यहाँ पे जब हमने परफेक्ट कंपटीशन की एग्जाम्पशन ली तो हमारा रिलेशन क्या बनेगा कि जो आपका एम्प्लॉयर है वो कितनी वेज रेट देगा? जितना उसको वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान से समझना। वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट मिलेगा, वैल्यू ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। ठीक है, पहले मैं आपको वैल्यू ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर समझाऊंगी, फिर इस रिलेशन पे आएंगे। लेट से मैंने एक वर्कर हायर किया। एक वर्कर जब हायर किया वो मुझे कितनी प्रोडक्शन करके दे रहा है? 10 पेन। 10 पेन वो मुझे बना कर दे रहा है। जब एक लेबर मैंने हायर किया वो मुझे 10 पेन बना कर दे रहा है, इसका मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर लेबर क्या हो गया? 10 पेन। यही हुआ। और एक पेन का प्राइस कितना है? प्राइस ऑफ 1 पेन कितना है? 10 रुपीज। तो अगर मैं ये 10 पेन मार्केट के अंदर सेल करूं तो मैं कितना पैसा कमा सकती हूँ? 10 × 10 दैट इज इक्वल टू 100 रुपीज। तो ये जो 100 रुपीज है दिस इज माई वैल्यू ऑफ मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर। तो जब भी हम परफेक्ट कंपटीशन के बारे में बात करेंगे हम बोलते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में वैल्यू ऑफ द मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर के इक्वल हमें क्या होना चाहिए? के इक्वल वेज रेट होना चाहिए। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे लिखा W इज इक्वल टू VMPL। और इसको अगर मैं ब्रेक करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? P × MPL। प्राइस ऑफ 1 पेन दैट इज 10 रुपी इंटू मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर दैट इज 10 पेन। ठीक है, तो आपको समझ आया ये रिलेशन? अब यहाँ पे सप्लाई कर्व भी देखेंगे लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि क्या फैक्टर्स है जिसकी वजह से हमारी लेबर डिमांड कर्व शिफ्ट होती है। जब हम लेबर डिमांड कर्व देखते हैं तो हमने क्या देखा? लेबर डिमांड कर्व हमारी वैल्यू ऑफ मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर को रिप्रेजेंट करता है। तो कर्व अगर हमें बनानी हो तो हम ऐसे बनाते हैं। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर मेरा क्या था? इस तरीके से कर्व थी। अब वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर की कर्व मेरी आगे जाएगी, फॉरवर्ड शिफ्ट। ठीक है, पैरेलल लाइन बनाना। तो VMPL। क्लियर? तो अब हम देखेंगे फैक्टर्स क्या है जिसकी वजह से मेरी जो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर वाली कर्व है दैट इज डिमांड कर्व है जो मेरी लेबर की, वो राइट वर्ड शिफ्ट करेगी या लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करेगी। क्लियर? ठीक है, तो वन बाय वन देखते हैं। नंबर वन, मेरा जो रिलेशन है वो क्या है? W इज इक्वल टू PMPL, ये रिलेशन है। अगर यहाँ पे मेरा प्राइस चेंज हो जाए तो क्या इस पूरी वैल्यू पे चेंज आएगा? डेफिनेटली आएगा। तो नंबर वन मैं देखूंगी चेंज इन द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। चेंज इन द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। अगर मेरा प्राइस इंक्रीज करे, ठीक है, मेरा प्राइस अगर इंक्रीज करता है, P की वैल्यू अगर इंक्रीज करेगी तो P × MPL दैट इज द VMPL, उसकी वैल्यू बढ़ेगी। बढ़ेगी। तो अगर वैल्यू बढ़ेगी तो यहां से मेरी कर्व कहाँ चल जाएगी? आगे। ठीक है, पैरेलल बनाना। तो यहाँ पे इसका मतलब अगर मेरा प्राइस इंक्रीज करेगा और ये शिफ्ट करेगा राइट वर्ड, या मैं इसको ऐसे बोल सकती हूँ मेरी डिमांड कर्व ऑफ द लेबर शिफ्ट करेगी राइट वर्ड। लाइकवाइज अगर मेरा प्राइस फॉल करेगा तो वैल्यू ऑफ योर मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर फॉल करेगी। ठीक है, और हमारी कर्व कहाँ आ जाएगी? बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर? पहला पॉइंट। तो अगर मैं आपसे पूछूं प्राइस का
और आपका डिमांड कर्व का कैसा रिलेशन है, आप बोलेंगे मैम डायरेक्ट रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन। प्राइस इंक्रीज करेगा, वीएमपीएल इंक्रीज करेगा। अगर प्राइस फॉल करता है तो वैल्यू ऑफ द मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर फॉल करता है। ठीक है। नंबर टू, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। नंबर टू हम लोग क्या बोलेंगे? इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। जब आपका टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर रहा है, जब आपकी टेक्नोलॉजी इंप्रूव करेगी, तो मेरे को आप बताइए यहाँ पे क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी से? जब भी हमारी टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है तो उस समय मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ क्यों इंक्रीज होता है? मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। द आंसर बीइंग, यहाँ पे लेट से अगर मुझे कोई बुक पढ़नी है, ठीक है, मैं एज्यूम कर रही हूँ मुझे एक बुक पढ़नी है। एक बुक अगर मैं मैन्युअली पढ़ना स्टार्ट करूंगी तो मुझे हो सकता है एक बुक को पढ़ने में 20 दिन लग रहे हैं, लेकिन वही बुक को मैं ऑडिबल में सुन लेती हूँ। ठीक है, ऑडिबल ऐप मैंने यूज किया और उस ऐप के थ्रू मैंने बुक सुन ली। अब वही बुक पढ़ने में मुझे 5 दिन लग गए। ठीक है, क्रक्स मुझे जानना था मुझे किस बुक में क्या लिखा है, तो 5 दिन में मेरा वो काम हो गया। तो बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, मेरा मार्जिन प्रोडक्ट बढ़ा। ठीक है, यही मतलब हुआ ना इसका। तो इसका मतलब जब भी टेक्नोलॉजी इंप्रूव करेगी तो मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर इंक्रीज करेगा। और मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर अगर इंक्रीज कर रहा है तो फिर से ये पी इंटू एमपीएल, ये पूरा प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा। मतलब वैल्यू ऑफ योर मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर वो इंक्रीज कर रही है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा? मेरा वी एम पी एल ये इंक्रीज किया, हमने बोला लेबर डिमांड कर्व ये शिफ्ट करेगी राइट वर्ड। ठीक है, लेबर डिमांड इंक्रीज करेगी और कर्व शिफ्ट कर जाएगी राइट वर्ड। ठीक है। नंबर थ्री, अगर हम बात करें इंक्रीज इन कैपिटल एम्प्लॉय, अगर हम ज्यादा कैपिटल एम्प्लॉय करेंगे, ज्यादा कैपिटल एम्प्लॉय करने का मतलब होता है हम लोग मशीन ज्यादा लगा रहे हैं। जब हमने मशीन ज्यादा लगाई तो हमारा पर हेड काम भी क्या होगा? पर हेड प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। यही मतलब है। तो वापिस से हमारा क्या हो जाएगा? मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट में हम क्या बोल रहे हैं? इंक्रीज इन कैपिटल एम्प्लॉयड। जब इंक्रीज इन कैपिटल एम्प्लॉयड होगा तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा? फिर से आपकी जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट करेगी राइट वर्ड और फिर से हमें डायरेक्ट रिलेशन देखने को मिलेगा। तो तीनों इंस्टांसेस में हमें डायरेक्ट रिलेशन देखने को मिला। चाहे हमारा प्राइस इंक्रीज कर रहा है, चाहे हमारा इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हो रहा है, चाहे हमारा इंक्रीज इन कैपिटल एम्प्लॉयड हो रहा है, तो तीनों इंस्टांसेस में हमें देखने को मिलता है कि हमारा डिमांड कर्व फॉर लेबर शिफ्ट करेगा राइट वर्ड। क्लियर? तो डायरेक्ट रिलेशन की हम बात करेंगे। अब लेबर डिमांड कर्व हमने देख लिया। अब हम देखेंगे लेबर सप्लाई कर्व। लेबर सप्लाई किसने करनी है? एम्प्लॉय ने। जो वर्कर है उसने लेबर सप्लाई करना है। जब हम लेबर सप्लाई के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम यहाँ पे बोलेंगे रिलेशनशिप बिटवीन वेज रेट, रिलेशन बिटवीन वेज रेट at which labor are willing to work and labor are supplied। ठीक है, अगर आपके बारे में मैं बात करूं, लेट से आप बोल रहे हो कि अगर मुझे 500 रुपए मिलेगा पर आवर तो मैं काम करने को विलिंग हूँ। ठीक है, इसका मतलब 500 या उससे ज्यादा मिलेगा तभी आप काम करने को विलिंग हो, उससे कम मिलेगा तो आप काम करने को विलिंग नहीं हो। मतलब आप इस पर्टिकुलर वेज रेट में काम करने को विलिंग हो। ठीक है, तो हम लोग जब भी लेबर सप्लाई के बारे में बात करते हैं तो हम इम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं। हम बोल रहे हैं कि एक इम्प्लॉय को अगर एक्स अमाउंट ऑफ मिनिमम एक्स अमाउंट ऑफ वेज मिलेगा तो वो इतने घंटे काम करने को विलिंग है। तो जब हम लेबर सप्लाई कर्व के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, क्लासिकल्स ने बोला कि उनका जो लेबर सप्लाई कर्व है वो कैसी है? वो अपवर्ड स्लोपिंग है। वो कैसी है? अपवर्ड स्लोपिंग। अब अब यहाँ पे इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझना, अगर किसी का ध्यान नहीं भी है क्लास में प्रॉपर तो वो भी थोड़ा सा कॉशियस होके इस पॉइंट को समझने की कोशिश करना। यहाँ पे लेबर सप्लाई कर्व है वो आपकी लेबर सप्लाई कर्व आपकी इस तरीके से होती है। ठीक है, मतलब एक वेज रेट के बाद वो क्या होती है? बैकवर्ड बेंडिंग होती है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मेरा ये जो पार्ट है ये वाला, यहाँ पे मेरी लेबर सप्लाई कर्व कैसी है? यहाँ पे मेरी लेबर सप्लाई कर्व है अपवर्ड स्लोपिंग।
लेकिन यहाँ पे बैकवर्ड बेंडिंग होगी, यही हुआ। तो यहाँ पे क्लासिकल ने क्या बोला, क्लासिकल्स ने बोला कि उनकी जो लेबर सप्लाई कर्व है वो कैसी है, वो अपवर्ड स्लोपिंग है, मतलब वो इस पार्ट के ऊपर है। अब यहाँ पे है, इसका मतलब वो लोग क्या बोल रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ग्रेटर देन योर इनकम इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कैसा है, इट इज ग्रेटर देन इनकम इफेक्ट। और यहाँ पे अगर आपकी बैकवर्ड पेंडिंग होगी तो हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज लेस देन इनकम इफेक्ट। अब इसका मतलब क्या है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का और इनकम इफेक्ट का इस समय। जब हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, हम किस किस को देख रहे हैं, हम लेबर को देख रहे हैं और लेजर को देख रहे हैं। दिन में आपके पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे में आप या तो काम करेंगे या आप क्या करेंगे, आराम करेंगे। ठीक है, तो अब आप काम कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है। तो इसी को समझने के लिए हम लोग देखेंगे नंबर वन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड नंबर टू इज द इनकम इफेक्ट। जब हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के बारे में बात करते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं कि हायर वेज रेट होगा अगर आपको हायर वेज रेट ऑफर होता है। ठीक है, अगर कोई लेट से कोई प्राइवेट स्कूल में काम कर रहा है, उसको उनके प्रिंसिपल ने बोला कि अगर आप एक्स्ट्रा काम करोगे तो हम आपको एक्स्ट्रा पैसे पे करेंगे। तो लोग काम करने को, आपने देखा होगा अपने सराउंडिंग में, लोग काम करने को विलिंग हो जाते हैं। ठीक है, वो प्रेफर करते हैं कि ठीक है हमें ज्यादा पैसा मिल रहा है, हम ज्यादा काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमें ये देखने को मिल रहा है कि हायर वेज रेट में क्या हो रहा है, लेबर जो है वो मोर अट्रैक्टिव हो रहा है, लेबर मोर अट्रैक्टिव है, लोग ज्यादा देर काम करने को विलिंग है। पहले वो 24 घंटे में से 8 घंटे काम करते थे और 16 घंटे क्या करते थे, आराम करते थे। लेकिन उनके प्रिंसिपल ने बोला कि अगर आप 2 घंटे और काम करेंगे, आप 8 की जगह 10 घंटे अगर आज काम करेंगे, तो हम आपको एक्स अमाउंट एक्स्ट्रा पे करेंगे। आपको ज्यादा पैसा मिल रहा है, आपको ज्यादा वेज मिल रही है। ठीक है, तो आपने कहा ठीक है हम ज्यादा काम करेंगे बिकॉज मुझे पैसा ज्यादा मिल रहा है। तो आपने सब्स्टिट्यूट किया किसको, लेबर को, किसकी जगह पे, लेजर की जगह पे, आराम की जगह पे आपने प्रेफर किया कि हमें काम करना चाहिए। तो ये है आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, जहां पे आप लोग क्या बोलते हैं कि हायर वेज रेट पे लेबर क्या हो जाता है, मोर एट्रेक्टिव हो जाता है। क्लियर। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। उसी तरीके से हम इनकम इफेक्ट देखेंगे। ठीक है, इनकम इफेक्ट में एक सेकेंड इरेज करने में, उसी तरीके से हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट में हम लोग क्या देखते हैं कि अगर आपको सेम वर्क पे, ठीक है, पहले आप 10 घंटे काम करते थे, 10 घंटे अगर आप काम करते थे, आपकी सैलरी थी 8,000। 8,000 रुपये आपकी सैलरी थी 10 घंटे काम करने की। लेकिन समहाउ क्या होता है, आपका कोई स्किल डेवलप हो गया, आपके पास कोई नई डिग्री आ गई, जिसकी वजह से अब आप अगर 10 घंटे काम करेंगे तो आपको क्या होगा, अब आपको 10 घंटे काम करने में लेट से 15,000 रुपये मिलते हैं। ठीक है, और अ, अब फर्दर हम एज्यूम करते हैं, हो सकता है अगर अब आप 6 घंटे काम कर रहे हो तो आप 8,000 कमा सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना चाहते हो तो आप 10 घंटे की जगह क्या कर सकते हो, 6 घंटे काम कर सकते हो। ठीक है, या अगर आपको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करना है तो आप 10 घंटे काम करके 15,000 कमा सकते हो। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, हायर अगर आपकी इनकम है फॉर सेम अमाउंट ऑफ लेबर, यही मतलब हुआ ना, हायर इनकम आपको मिल रही है फॉर सेम अमाउंट ऑफ लेबर। तो यहाँ पे इंडिविजुअल क्या करेगा, इंडिविजुअल सोचेगा कि मेरे को 8,000 रुपये मिल रहे हैं 6 घंटे काम करने के लिए, ठीक है मैं खुश हूं उतने में। तो वो क्या करेगा, वो 10 में से 4 घंटे आराम करेगा। ठीक है, 10 और 6 वाला आप कंपेयर करें तो अब वो कह रहा है कि मैं ज्यादा काम नहीं करूंगा, मैं आराम करूंगा। तो यहाँ पे अगर वेज रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, लेबर लेस अट्रैक्टिव होता है, कहाँ पे, इनकम इफेक्ट में लेस अट्रैक्टिव, कहाँ पे, इनकम इफेक्ट पे। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे, डायग्राम में वापस आइए। डायग्राम में मैंने आपको यहाँ पे क्या बोला, इस पार्ट में आपको बोला कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ग्रेटर देन इनकम इफेक्ट है। और आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं कि लोग पहले अगर 3 घंटे काम कर रहे थे, फिर उन्होंने सोचा वेज बढ़ रही है, हम 5 घंटे काम करने को तैयार है, वेज बढ़ रही है, हम 7 घंटे काम करने को तैयार है, वेज बढ़ रही है, हम 9 घंटे काम करने को तैयार है। लेकिन आफ्टर दिस पॉइंट अगर उनकी वेज बढ़ती है, वो लेट से वो
वो 8.5 घंटे काम करने को तैयार है, फिर वो 8 घंटे काम करने को तैयार है, फिर वो 7 घंटे काम करने को तैयार है। तो आप देख रहे हैं कि एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट के बियॉन्ड अगर करते हैं जब उनके लिए लेबर लेस अट्रैक्टिव हो जाता है, मतलब इनकम इफेक्ट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। लेकिन येलो वाले पोर्शन में क्या था, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ग्रेटर देन इनकम इफेक्ट। ये किसने, जो क्लासिकल्स है वो इस पार्ट के ऊपर फोकस करते हैं। दैट्स वाई जब वो अपनी सप्लाई कर्व के बारे में बात करते हैं वो बोलते हैं उनकी जो सप्लाई कर्व है वो कैसी है, दैट इज अपवर्ड स्लोपिंग। क्लियर, कैसी है, अपवर्ड स्लोपिंग। अब हम फैक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं जिसकी वजह से आपकी लेबर सप्लाई कर्व में शिफ्ट देखने को मिलता है। सबसे पहला, अगर हम लेबर सप्लाई कर्व के बारे में बात करें तो हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइस ऑफ द कमोडिटी पे, दैट इफेक्ट लेबर सप्लाई कर्व। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जब हमारा प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज करेगा तो डिमांड कर्व में कहा शिफ्ट आया था, वो राइटवर्ड शिफ्ट हुई थी। लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है, हमारी लेबर सप्लाई ये है, ठीक है। अगर कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो लेबर कहता है कि अब मैं उतना काम करने को विलिंग नहीं हूँ, सेम वेज रेट पे मैं उतने घंटे काम नहीं करूंगा, आपको मेरी वेज रेट बढ़ानी पड़ेगी। इसका मतलब वो कम काम करेगा, लेबर सप्लाई कर्व कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। तो लेबर सप्लाई क्या होगी, फॉल करेगी अगर प्राइस आपका इंक्रीज करेगा। ठीक है, पहला पॉइंट। नंबर टू, अगर वुमेन एंटर कर रही है वर्कफोर्स में, नंबर टू, अगर वुमेन आपकी एंटर कर रही है वर्कफोर्स में तो लेबर सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, आप मुझे बताइए। लेबर सप्लाई यहाँ पे आपकी इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी, पहले सिर्फ आदमी काम कर रहे थे, अब औरतें भी काम कर रही हैं, तो लेबर सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज होगी और एलएस कर्व आपकी शिफ्ट करेगी राइटवर्ड। ठीक है। नंबर थ्री, माइग्रेशन। अगर आपकी कंट्री में लोग आ रहे हैं बाहर से काम करने, मतलब इमिग्रेशन हो रहा है, तो वहां पे क्या होगा, आपकी इकोनॉमी के अंदर लेबर सप्लाई इंक्रीज करेगी। लाइकवाइज अगर आपकी कंट्री से बाहर जा रहे हैं लोग काम करने, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे लेबर सप्लाई फॉल करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा लेबर डिमांड कर्व और लेबर सप्लाई कर्व के बारे में। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, हमें लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम देखना है। जब हम लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम देखते हैं तो यहाँ पे हम लेबर डिमांड कर्व देखेंगे और लेबर सप्लाई कर्व देखेंगे। तो लेबर डिमांड कर्व और लेबर सप्लाई कर्व जहां पे इंटरसेक्ट करेगी वहां पे हमारे पास क्या आएगा, लेबर आर, मतलब कितना एम्प्लॉयमेंट है, कितने नंबर ऑफ आवर हमारी वर्क फोर्स ओवरऑल काम कर रही है, और वेज रेट, इनकम कितनी मिल रही है लोगों को, वो डिटरमिन यहाँ पे होगा। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास नॉमिनल वेजेस भी आएंगी, हमारे पास रियल वेजेस भी आएंगी, वो दोनों चीजें भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो अभी तक अगर हम लेबर मार्केट के बारे में बात करें तो सबसे पहला केस हम देखेंगे प्राइस ऑफ द कमोडिटी, क्योंकि हमने देखा प्राइस ऑफ द कमोडिटी की वजह से आपका लेबर डिमांड भी शिफ्ट हुआ और लेबर सप्लाई भी शिफ्ट हुआ। तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी, अगर आपका प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज हुआ तो हमने क्या देखा था, लेबर डिमांड इंक्रीज होता है, लेकिन जो हमारा लेबर सप्लाई है वो क्या हो रहा था, वो फॉल हो रहा था। तो कर्व पे आइए, यहाँ पे हमारा लेबर डिमांड है, यहाँ पे हमारा लेबर सप्लाई है। हमने बोला कि जब हमारा लेबर डिमांड और लेबर सप्लाई कर्व है या तो हमारा L1 लेबर काम कर रहा था। कौन सा लेबर काम कर रहा था, L1 लेबर। ठीक है, इतने लोग काम कर रहे थे, इतने घंटे हमारी इकोनॉमी में लेबर काम कर रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज हो गया। जब आपका प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज हो गया तो उसकी वजह से लेबर डिमांड इंक्रीज करेगा। लेट से आपका लेबर डिमांड इंक्रीज होता है, एल डी डैश। अब यहाँ पे जब लेबर डिमांड इंक्रीज हो रहा है लेकिन लेबर सप्लाई क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा लेबर सप्लाई कर्व कहा जाएगा, बैकवर्ड शिफ्ट करेगा। लेट से हमारा लेबर सप्लाई कर्व यहाँ पे है और आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारी इकोनॉमी में हम वापिस से L1 लेबर पे आ गए। L1 लेबर पे क्यों आए, बिकॉज L1 रिप्रेजेंट कर रहा है फुल एम्प्लॉयमेंट, कि जितने लोगों को काम चाहिए था वो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है L1। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे पहले वेज W था, अब वेज डबल हो गया। लेकिन कौन सा वेज है, ये नॉमिनल वेज है। नॉमिनल वेज का मतलब है कि अभी हमने वेज को एडजस्ट नहीं किया विद द प्राइस। जब वेज प्राइस से एडजस्ट नहीं किया जाता
तो जो वेज रेट उस समय हमारे पास होगा दैट इज योर नॉमिनल वेज रेट। तो अब हमें क्या देखना है, अब हम वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी वाले पॉइंट पे आएंगे। तो जब हमारा वेज चेंज होता है तो हमारे प्राइसेस पे भी चेंज आएगा। तो अगर आपका, हमने क्या बोला, प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी इंक्रीज किया, प्राइस लेट से हमने बोला अगर प्राइस 2p हो गया तो वेज भी इंक्रीज होके क्या होगी, 2p होगी। सच दैट W/P इज इक्वल टू 2W/2p। ठीक है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो रियल वेज तो सेम है। ठीक है, तो वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी वाला हमने प्रोसेस लगाया यहाँ पे, हमने बोला जैसे ही इकोनॉमी में प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो वेजेस भी इंक्रीज होंगी, सच दैट हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो कहाँ पे आएगा, वो हमारा वापस से कहाँ पे आ जाएगा, L1 पे, जहां पे हमारा रियल वेज जो है उस पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं 2W/2p भी तो मेरा W/P ही है। दैट इज माई क्लासिकल मॉडल। ठीक है, तो क्लासिकल मॉडल में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे आपका रियल वेरिएबल पे कोई भी चेंज नहीं आ रहा। मेरा चेंज कहाँ पे आया, मेरा चेंज आया कहाँ पे, इन द नॉमिनल वेरिएबल, डब्ल्यू पे आया मेरा, जो मेरी नॉमिनल वेज रेट था, और प्राइस पे आया। अब मैंने लेबर मार्केट देख लिया, अब मुझे क्या देखना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा प्रोडक्ट मार्केट। प्रोडक्ट मार्केट में हम लोग क्या देखेंगे, प्रोडक्शन को देखेंगे। तो हमारा जब हमने L1 लेबर को एम्प्लॉय किया तो हमारा लेट से, जब हमने L1 लेबर को एम्प्लॉय किया तो लेट से हमारा वाई प्रोडक्शन हो रहा है। तो हमारा जब वाई प्रोडक्शन हो रहा है तो हमने बोला लेट से हमारा L1 लेबर से इतना प्रोडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एग्रीगेट सप्लाई को देखेंगे। तो हम बोल रहे हैं कि इस समय प्राइस और आउटपुट, N1 लेबर मुझे Y1 प्रोडक्शन करके दे रहा है, और मेरे पास जो कर्व आ रही है एग्रीगेट सप्लाई कर्व, मैंने यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्यों लिखा, क्योंकि मेरा एग्रीगेट सप्लाई कर्व रिलेशनशिप बताता है बिटवीन द प्राइस एंड द आउटपुट इन द इकोनॉमी। तो मेरे पास ये आ गया। तो क्लासिकल्स ने बोला कि जो मेरी एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो क्या होगी, वो वर्टिकल होगी। क्यों वर्टिकल होगी, बिकॉज वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी है, जिसकी वजह से इकोनॉमी के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल देखने को मिलता है। और L1 जो आपका लेबर है, ठीक है, जो आपका टोटल लेबर है इकोनॉमी में, वो हमेशा फुल्ली एम्प्लॉयड रह रहा है, और वो सम अमाउंट Y1 ही प्रोडक्शन मुझे करके देगा, क्योंकि सारे जो लेबर है वो हर टाइम काम कर रहे हैं। ठीक है, जितना टोटल लेबर आर सप्लाई किया जाता है वो तो वो कर ही रहे हैं ना इकोनॉमी में। तो इसका मतलब L1 अगर लेबर मुझे Y1 प्रोडक्शन करके दे रहा है, तो प्राइस कुछ भी हो, प्राइस इकोनॉमी में कुछ भी हो, मुझे प्रोडक्शन कितना मिलेगा, Y1। दैट्स वाई मेरा जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो कैसा है, वर्टिकल। क्योंकि आप लोगों ने देखा ना अभी थोड़ी देर पहले, मेरा अगर प्राइस इंक्रीज भी होता है तो हमारा जो लेबर है, टोटल लेबर आवर्स है, एम्प्लॉयमेंट का लेवल है, वो चेंज नहीं होता। अगर वो चेंज नहीं हो रहा तो प्रोडक्शन भी हमारा चेंज नहीं होता। क्लियर। तो ये था आपका लेबर मार्केट, ये था आपका प्रोडक्ट मार्केट। तो आपको डायग्राम समझ आई, आपको समझ आया कि क्यों हमारा ये एग्रीगेट सप्लाई का वर्टिकल होता है इन केस ऑफ क्लासिकल्स। ठीक है, यहां तक समझ आया। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, आप टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट वाला पॉइंट बनाएंगे। टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट में आप लोग क्या करेंगे, वहां पे भी लेबर सप्लाई और लेबर डिमांड में आप देखेंगे। जब हम टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट के बारे में बात करेंगे तो हमारा ये समझ लेना, मैंने आपको जो पढ़ाया है उसी बेसिस पे अब आपने ये खुद करना है। ठीक है, पहले आप ये समझ लो, फिर मैं वापिस से मॉडल पे आऊंगी। तो हमारा जो लेबर डिमांड है, लेबर सप्लाई है। तो जब टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट करोगे तो लेबर सप्लाई शिफ्ट नहीं करेगा, लेबर डिमांड शिफ्ट करेगा सिर्फ। ठीक है, तो इस बेसिस पे अब आपने पूरा बनाना है कि हमारा प्राइसेस, हमारा क्या शिफ्ट आएगा। ठीक है, रियल वेजेस पे क्या शिफ्ट आएगा और आउटपुट पे क्या शिफ्ट आएगा। और याद रखना आउटपुट जो है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी शिफ्ट होने से प्रोडक्शन बढ़ेगा। ठीक है, तो तो लेबर भी यहाँ पे ज्यादा इंप्लॉय होगा, क्योंकि डिमांड फॉर लेबर इंक्रीज होगी, बट सप्लाई तो इंक्रीज नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई कर्व भी हमारा शिफ्ट करेगा। अगर आप एक बार ट्राई करना नहीं होगा, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, फिर से मैं आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो में ये वाला अलग से एक्सप्लेन कर दूंगी। थर्ड पॉइंट में, थर्ड केस में आप इंक्रीज इन कैपिटल वाला केस करेंगे। फोर्थ केस में आप इमिग्रेशन वाला केस करेंगे। और हर जगह आपको देखना है कहाँ पे लेबर सप्लाई कर्व शिफ्ट हो रही है, कहाँ पे आपकी लेबर डिमांड कर्व शिफ्ट हो रही है। ठीक है, तो आप इस तरीके से 4 केस करेंगे। अब आते हैं एग्रीगेट
डिमांड कर्व में। क्यों क्यों एग्रीगेट डिमांड? बिकॉज हम लोग प्रोडक्ट मार्केट पे बात कर रहे हैं, और जब हम प्रोडक्ट मार्केट को देखेंगे हमें एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड दोनों कर्व को देखना है। अब जब क्लासिकल्स ने एग्रीगेट सप्लाई कर्व को क्या बोला, उन्होंने बोला एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्या है, वर्टिकल है। बट एग्रीगेट डिमांड कर्व के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिशर्स इक्वेशन यूज किया। क्या यूज किया? फिशर्स इक्वेशन। फिशर्स इक्वेशन आपको पता है क्या है? एम वी इज इक्वल टू पी वाई, दिस इज योर फिशर इक्वेशन, जहां पे एम इज योर मनी सप्लाई, वी इज द वेलोसिटी ऑफ मनी, P is the price level, Y is the output। ये आपकी क्या है? ये आपकी है फिशर्स इक्वेशन। इसको यूज करके क्लासिकल्स ने क्या किया, क्लासिकल्स ने एग्रीगेट डिमांड कर्व निकाला। और एग्रीगेट डिमांड कर्व भी हमें किसके बीच में रिलेशन बताता है? रिलेशन बताता है बिटवीन द प्राइस एंड द लेवल ऑफ आउटपुट। प्राइस एंड लेवल ऑफ आउटपुट। तो यहां से आप निकालिए P इज इक्वल टू एम वी अपॉन वाई। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे पी वाई मेरे पास क्या है, पी वाई इज माई नॉमिनल जीडीपी। अब यहाँ पे अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे, यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिल रहा है, प्राइस का जो रिलेशन है वो क्या है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। कैसे नेगेटिव रिलेशनशिप है? अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, मेरा पी वाई क्या है, पी वाई इज माई नॉमिनल जीडीपी, पी वाई क्या है, नॉमिनल जीडीपी। और वाई मेरा क्या हो गया, वाई मेरा हो गया रियल जीडीपी। क्यों रियल जीडीपी हुआ, ये देखिए, पी वाई को अगर मैं प्राइस के साथ एडजस्ट करूं वही मेरा रियल जीडीपी होता है। बिकॉज नॉमिनल वाली वैल्यू को अगर मैं प्राइस से डिवाइड करूं तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास जो भी वैल्यू आएगी वो रियल वाली वैल्यू आती है। तो मैंने इसको डिवाइड किया पी से, तो मेरे पास क्या आ गया, वाई। वाई इज माई रियल जीडीपी। ठीक है, तो वाई, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्राइस और रियल जीडीपी के बीच में मुझे कैसा रिलेशनशिप दिख रहा है, एक नेगेटिव रिलेशनशिप। और इसी रिलेशनशिप को मुझे चाहिए था टू फाइंड द एग्रीगेट डिमांड। तो मुझे एग्रीगेट डिमांड के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्राइस, यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्राइस, यहाँ पे लिखना पड़ेगा मेरे को आउटपुट। और यहाँ पे मेरे पास जो कर्व आई एग्रीगेट डिमांड कर्व, मैंने क्यों ये बनाया, मैंने अभी आपको बताया P इज इक्वल टू एम वी अपॉन वाई। ये मैंने कहाँ से लिया, ये मैंने लिया फिशर की इक्वेशन से, जहां पे मेरा प्राइस और रियल जीडीपी का एक नेगेटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, यहां तक समझ आया? अब एग्रीगेट डिमांड कर्व और एग्रीगेट सप्लाई कर्व जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वहां पे मुझे लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी मिलेगा। तो लेट से मेरा जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो इंटरसेक्ट करता है एग्रीगेट डिमांड को यहाँ पे, और मेरा यहाँ पे जो लेवल ऑफ आउटपुट है दैट इज Y1। तो यहाँ पे ये मेरा क्या हो गया, गुड्स मार्केट। ठीक है, तो अब मुझे जितनी भी मेरे पास चार डायग्राम्स बनेगी ना, इन सबको मुझे इकट्ठे बनाना है टू शोकेस मेरा लेबर मार्केट एंड मेरा प्रोडक्ट मार्केट। ठीक है, तो मैं इन सबको इकट्ठे बनाऊंगी। ठीक है, पहले हम बना लेते हैं डायग्राम, उसके बाद लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में हम लोग जो हमारा क्रिटिसिज्म है क्लासिकल्स का वो देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं बना रही हूँ, हेयर वी हैव लेबर डिमांड लेबर सप्लाई, और यहाँ पे मेरा क्या था, वेज रेट, एंड हेयर वी हैव लेबर आवर्स, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, रियल वेजेस। और यहाँ पे मेरा क्या है, नॉमिनल वेज, यहाँ पे मेरा क्या है, रियल वेज। ठीक है, आप लोग यहां तक बनाएंगे। फिर हमें कौन सी वाली कर्व बनानी है, फिर हमें बनानी है प्रोडक्शन वाली कर्व, कि इस लेबर पे, L1 लेबर पे हमारा क्या हो रहा है, Y1 प्रोडक्शन हो रहा है। L1 लेबर पे मेरा कितना प्रोडक्शन हो रहा है, Y1। और Y1 के रिगार्डिंग मुझे प्राइस भी देखना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं यहाँ पे लिखूंगी Y1 आउटपुट, और इसके करस्पॉन्डिंग मेरे को प्राइस मिलेगा। लेकिन प्राइस के लिए मुझे क्या चाहिए, फॉर प्राइस मुझे क्या चाहिए, मुझे एग्रीगेट डिमांड कर्व चाहिए। और हमारी एग्रीगेट डिमांड कर्व अभी हम लोगों ने निकाली थी। ठीक है, दिस इज माई एग्रीगेट डिमांड कर्व। तो यहाँ पे मेरा क्या है, प्राइस। क्लियर? तो ये आपको चार फाइनल डायग्राम्स बनानी होती है। ये डायग्राम्स हमारी बता रही है लेबर मार्केट, और ये वाली डायग्राम्स हमारी बता रही है प्रोडक्ट मार्केट। क्लियर? तो ये है आपका क्लासिकल थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। देखिए, इसमें आपको डायग्राम्स को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फिर भी कोई भी डाउट होता है फ्री होकर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसके लिए आप मैं लास्ट में बुक्स लिखवा देती हूँ, ठीक है, क्रिटिसिज्म पढ़ के
उनमें से आप कोई भी एक रेफरेंस मटेरियल यूज कर सकते हैं। क्रिटिसिज्म ऑफ क्लासिकल थियरी के बारे में अगर हम बात करें, तो जनरली क्लासिकल थियरी कब क्रिटिसाइज हुई? आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन। आप कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए ग्रेट डिप्रेशन कब आया। वहां पे जब डिप्रेशन आया तो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो गई। उस समय इतनी प्रोडक्शन थी इकोनॉमी के अंदर कि उसके लिए डिमांड ऑटोमेटिकली क्रिएट नहीं हो रही थी। लेकिन क्लासिकल्स बोलते थे कि डिमांड ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी, तो वहां पे प्रॉब्लमैटिक चीज देखने को मिली। तो यहाँ पे क्रिटिक्स ने बोला सबसे पहले जो सेज लॉ है वह उसको क्रिटिसाइज किया। उन्होंने बोला कि डिमांड जो है वो हमेशा एट पेस नहीं रहती विद द सप्लाई। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला क्रिटिक्स ने? दैट डिमांड डज नॉट ऑलवेज कीप पेस विद सप्लाई। जिसकी वजह से क्या हो जाता है, कई बार प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाती है, जो हमें ग्रेट डिप्रेशन में देखने को मिली। और जब प्रोडक्शन इतनी ज्यादा हो जाती है इकोनॉमी में, उस समय अगर आपका एम्प्लॉयर है वो क्या करेगा? वो फायर करेगा लोगों को, वो लोगों को काम से निकालेगा क्योंकि उनकी तो जरूरत नहीं है। जिसकी वजह से फुल एम्प्लॉयमेंट की जगह हमें क्या देखने को मिलेगा? अनएम्प्लॉयमेंट का सिनेरियो देखने को मिलेगा। नंबर टू इज द रिजिड वेजेस एंड प्राइसेस। रिजिड वेजेस और प्राइसेस में क्या देखने को मिलता है? क्लासिकल्स क्या बोलते हैं कि वेजेस और प्राइसेस जो है वो परफेक्टली फ्लेक्सिबल है। अगर प्राइस आपका बढ़ रहा है तो वेजेस भी बढ़ेंगी, जिसकी वजह से आपका W/P दैट इज द रियल वेज रेट वो कांस्टेंट रहेगा। लेकिन इन रियलिटी जो आपका W और P है वो परफेक्टली फ्लेक्सिबल देखने को नहीं मिलते। ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, सोशल नॉर्म्स होते हैं। ठीक है, जैसे प्राइस सीलिंग के बारे में बात करें तो मिनिमम इतना फ्लोर प्राइस होगा। ठीक है, इससे नीचे प्राइस नहीं जा सकता। तो जितना मर्जी वेज रेट पे चेंज आ जाए, तो प्राइस अगर जा ही नहीं पा रहा तो कैसी फ्लेक्सिबिलिटी? लाइकवाइज प्राइस जितना मर्जी कम हो जाए तो मिनिमम वेज कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग मिनिमम वेजेस तो देनी पड़ेगी। तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलेगा, वहां पे वेज फ्लेक्सिबिलिटी का क्लॉज खत्म हो जाता है। ठीक है, नंबर थ्री इज द निग्लेक्ट ऑफ डिमांड साइड फैक्टर। मैंने आपको पहले ही बताया क्लासिकल क्या बोल के गए। क्लासिकल्स ने बोला कि सप्लाई साइड थियरी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जब भी इकोनॉमी के अंदर बात की जाती है तो डिमांड को भी हमें देखना पड़ता है। तो यहाँ पे जब इतना ज्यादा सप्लाई फोकस हो गया मॉडल, तो डिमांड की वैल्यू तो अंडर अंडर वैल्यू होगी ना। नंबर फोर इज द फुल एम्प्लॉयमेंट एजम्पशन। अब इकोनॉमी में हमें देखने को मिलता है कि जो इकोनॉमी है वो मोस्टली बिलो बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल काम करती है। तो यहाँ पे फिर से फुल एम्प्लॉयमेंट वाले में प्रॉब्लम हमें देखने को मिली। क्लियर? तो ये हमारे थे क्रिटिसिज्म ऑफ क्लासिकल मॉडल। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ आई। अब हम बात करेंगे बुक लिस्ट की। बुक लिस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप आरटी फ्रॉयन की बुक पढ़ सकते हैं, आप ब्रैनसन की बुक पढ़ सकते हैं, आप आहूजा पढ़ सकते हैं। ठीक है, आहूजा जो है वो सबसे इजी बुक है। ठीक है, अगर आपने आहूजा नहीं पढ़ी तो पहले आप आहूजा को टच करिए, उसके बाद आप आरटी फ्रॉयन में आइए। ठीक है, आरटी फ्रॉयन थोड़ी सी एडवांस वर्जन है। ठीक है, तो आप इन तीनों में से कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, तीनों बुक्स अच्छी हैं। ठीक है, तो क्लास यहीं पे खत्म करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।